इंडस रिवर सिस्टम की बात करेंगे, अर्थात सिंधु नदी तंत्र की बात करेंगे। इसके अंदर हम सिंधु नदी और उसकी जितनी भी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं सबकी हम बात करने वाले हैं डिटेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी की। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई अगर पूछा जाए तो 1114 किलोमीटर है। लेकिन याद रहे, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो इलाका पाकिस्तान ने इलीगल कब्जा कर रखा है, ये लंबाई अगर हटा दी जाए तो 709 किलोमीटर रह जाती है इसकी भारत में लंबाई। सिंधु नदी 3 देशों में फ्लो करती है। पहला तिब्बत में, जहाँ से निकल रही है, उसके बाद भारत के लद्दाख में आती है और फिर पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के अंदर एक झील है, मानसरोवर झील, और इसी के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर। यहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है। हालांकि पहले माना जाता था सिनकबाब या सानो ख्वाबाब जो ग्लेशियर है वहाँ से इसका उद्गम माना जाता था, लेकिन ज़्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि बोखरचू ग्लेशियर से ही सिंधु नदी का उद्गम होता है। और यहीं बगल में आप देख रहे हैं ये कैलाश पर्वत भी यही बगल में ही है। याद रखिए, हम बात कर रहे हैं हिमालय के सबसे उत्तरी हिस्से की, मतलब ट्रांस हिमालय की हम बात कर रहे हैं। सिंधु नदी तिब्बत से आगे चलकर दमचौक नामक जगह से भारत के लद्दाख में एंटर करती है। लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख में आगे चलते हुए ये हमारी जो सिंधु नदी है लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है और आगे ही लेह शहर जो लद्दाख के अंदर है इसके दाएं तट पर बसा हुआ है। और बहुत फेमस नदी है श्योक, ये इसकी दाईं ओर से मिलने वाली इसकी एक सहायक नदी है। ये श्योक नदी आप देख रहे हैं कराकोरम पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच में ये फ्लो करती है और सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद सिंधु नदी एलओसी को पार करते हुए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र में एंटर करती है जो गिलगित और बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। आगे चलने के बाद जो गिलगित जगह है, इस गिलगित जगह के पास से हमारी सिंधु नदी शार्प साउथ की तरफ टर्न लेती है और यहाँ एक बहुत बड़े गार्ज का निर्माण करती है। अब गार्ज का निर्माण हो रहा है, इससे ये सिद्ध होता है कि हमारी जो सिंधु नदी है ना, हिमालय पर्वत के बनने से पहले से ही यहाँ फ्लो हो रही है। यही कारण है कि जैसे जैसे हिमालय का उत्थान हो रहा था तो आसपास की ज़मीन तो उठ रही थी, लेकिन जहाँ पर सिंधु नदी फ्लो हो रही थी उस ज़मीन को नदी ने नहीं उठने दिया, तो इसी कारण से गहरे गार्ज का निर्माण हुआ। और ये नदी आगे चलकर चिल्लास नामक एक जगह से पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। पाकिस्तान में एंटर करने के बाद कुछ नदियां दाईं तरफ से इसमें आकर मिलती हैं, जैसे गिलगित हो गया। हालांकि गिलगित पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही इसमें मिल जाती है। काबुल हो गया, कुर्रम हो गया, गोमल हो गया। उसके बाद सिंधु नदी कराची के पास जाकर अरब सागर में डेल्टा बनाती है और अपना पानी समुद्र में गिरा देती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सिंधु की 5 सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियां की, जो इकट्ठा होकर पाकिस्तान के अंदर एक जगह है मिठानकोट, वहाँ पे सिंधु नदी में पंचनद नाम से मिल जाती है। इस पंचनद शब्द का अर्थ भी होता है 5 नदियों का समूह। ये पांचों जो नदियां हैं ना, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज हैं। बात करते हैं सबसे पहले सिंधु की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है चिनाब नदी की। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। आइए, हिमाचल प्रदेश में एक ज़िला है लाहौल और स्पीति ज़िला, और इसी ज़िले के अंदर एक दर्रा है बाड़ा लाचा दर्रा, और इस दर्रे के पास 2 नदियों का उद्गम होता है। एक भागा नदी है जो सूरजताल झील से निकल रही है, और एक चंद्रा नदी है जो चंद्रताल झील से निकल रही है। यही दोनों नदियाँ मिलकर चंद्रभागा नदी के नाम से जाने जाते हैं, और चंद्रभागा नदी को ही चिनाब नदी कहते हैं। तो बात उठती है कि चंद्र और भागा नदी का मिलन कहाँ होता है? तो इनका मिलन भी लाहौल स्पीति ज़िले के अंदर एक जगह है तांडी, यहाँ पर इन दोनों का मिलन होता है। उसके बाद ये चंद्रभागा नदी के नाम से जानी जाती हैं, और चंद्रभागा नदी ही चिनाब नदी कहलाती है। ये चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से होते हुए जम्मू कश्मीर में एंटर करती है, और जम्मू कश्मीर से बाहर निकलने के बाद ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, और पाकिस्तान में जाकर आगे मिठानकोट के पास ये सिंधु नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी को ऋग्वेद में अस्किनी नदी भी कहा गया है, और चिनाब नदी को अर्थववेद में कृष्णा नदी भी कहा गया है। सिंबल ऑफ लव
या आशिका दा दरिया भी चिनाब नदी को कहा गया है, क्योंकि इस नदी के किनारे बहुत सारी लव स्टोरी पनपी है। इसी कारण से सिंबल ऑफ लव या आशिका दा दरिया चिनाब नदी को कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं झेलम नदी की। झेलम नदी का जो उद्गम होता है वो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के अंदर एक वेरीनाग स्प्रिंग है, यहीं से इसका उद्गम होता है। हालांकि कुछ जगह आपको शेषनाग झील भी मिलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि शेषनाग झील से भी कुछ पानी आकर इस नदी में मिलता है, लेकिन मुख्य तौर पर वेरीनाग स्प्रिंग ही इसका उद्गम माना जाता है। और ये नदी जम्मू कश्मीर में जब आगे चलती है तो श्रीनगर शहर इसी के किनारे बसा हुआ है। थोड़ा सा और आगे जाती है, वुल्लर झील इसी के रास्ते में पड़ती है, जो मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। और आगे चलकर बारामूला, उरी इसी के किनारे बसे हुए हैं। इनको तो आप बहुत अच्छे से ये जगह जानते होंगे। और थोड़ा सा और जम्मू कश्मीर में आगे चलती है तो एलओसी को पार करते हुए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र में एंटर कर जाती है। और वहीं पे जो मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट है, और इस मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट में इसमें एक और नदी आकर मिलती है जिसे किशन गंगा नदी या नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ये नदी जस्ट साउथ टर्न लेती है और 170 किलोमीटर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में बहती रहती है। और आगे चलकर पाकिस्तान में एंटर करने के बाद पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है उसी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है झांग डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट में ये चेनाब नदी में मिल जाती है। बात करते हैं रावी नदी की। रावी नदी का उद्गम देखिए कहाँ से होता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ज़िला है कांगड़ा ज़िला, इसी ज़िले में रोहतांग दर्रे के पास इसका उद्गम होता है। इसी बगल में ही कुल्लू पहाड़ी भी है। अब कांगड़ा ज़िला से निकलने के बाद हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िला में ये एंटर करती है। और रावी नदी पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है और धौलाधार पर्वत श्रेणी है, इन दोनों के बीच में फ्लो करती हुई पंजाब में एंटर करती है। पंजाब का जो सबसे पहले ज़िला पड़ता है पठानकोट, पठानकोट में एंटर करती है। यहीं पर इसके ऊपर रंजीत सागर बांध बनाया गया है जिसे थीन बांध भी कहते हैं। अब के पठानकोट ज़िले से होने के बाद ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर फ्लो करती है। पंजाब राज्य का गुरदासपुर, अमृतसर इस बॉर्डर पर स्थित है जहाँ से ये फ्लो करती है। उसके बाद ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एंटर करती है और यहीं पर लाहौर शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और आगे चलने के बाद झांग जो ज़िला है, पाकिस्तान का झांग ज़िला, इसके दक्षिणी हिस्से में आकर ये चिनाब नदी में मिल जाती है। वैदिक काल में इस नदी को पुरुषणी नदी कहा गया है और संस्कृत में इस नदी को इरावती नदी भी कहा गया है। आगे बच्चों हम बात करेंगे व्यास नदी की। व्यास नदी का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सोलांग वैली है ना, इसी के पास एक व्यास कुंड है, यहीं से इसका उद्गम होता है। और हिमाचल प्रदेश में फ़्लो करती हुई हिमाचल प्रदेश के मनाली और कुल्लू से होती हुई जब ये आगे की तरफ आती है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ही एक इस पर डैम बनाया गया है, महाराणा प्रताप सागर डैम, बहुत फेमस है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलने के बाद पंजाब में जब ये एंटर करती है, पंजाब के होशियारपुर ज़िले में ये एंटर करती है। उसके बाद कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद एक जगह है हरिके, इस हरिके नामक जगह पर जाने के बाद सतलुज नदी में ये मिल जाती है। व्यास नदी को बिपाशा नदी भी कहा जाता था। इसके बाद बच्चों बात करते हैं सतलुज नदी की। सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत के अंदर एक जो मानसरोवर झील है ना, इसी के पास एक झील है राकसताल, इसी से इसका उद्गम होता है। तिब्बत में आगे चलने के बाद भारत के अंदर जब ये एंटर करती है तो ये इलाका आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रा के पास से ये भारत में एंटर करती है और हिमाचल प्रदेश में आगे फ्लो करती हुई हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है बिलासपुर, यहीं पर इसके ऊपर बहुत ही फेमस बांध बनाया गया है भाखड़ा डैम। और आगे चलकर थोड़ा सा पंजाब वाले क्षेत्र में इस पर एक बांध बना हुआ है नंगल डैम। तो कई बार इन दोनों डैम को इकट्ठा भाखड़ा नंगल डैम बोल दिया जाता है, ये इस पर बना हुआ है। और ये नदी आगे चलती है, लुधियाना जो शहर है, जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, ये इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और आगे चलकर हरिके जो जगह है ना, यहाँ पर जाने के बाद व्यास नदी इसमें मिल जाती है और यहीं पर हरिके बैरेज बना हुआ है। आप समझ लीजिए हरिके डैम एक बांध समझ लीजिए। और इसी बैरेज के थ्रू एक बहुत लंबी नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर, जिसकी अब लंबाई वर्तमान में 650 किलोमीटर है। इस इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम हुआ करता था राजस्थान नहर, बाद में इसका नाम हमारी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं इंदिरा गांधी, उनके नाम पर कर दिया गया। ये इंदिरा गांधी
नहर के थ्रू पंजाब वाले क्षेत्र में, लेकिन मुख्य तौर पर राजस्थान वाले इलाके जो सूखे हुए हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए इसका बहुत उपयोग किया जाता है इस पानी का। और फिर हमारी जो सतलुज नदी है पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर पर 120 किलोमीटर लगभग फ्लो करती हुई आगे चलकर पंजाब जो प्रांत है पाकिस्तान का उसमें जाकर चिनाब में मिल जाती है। और आगे आप जानते हैं ये जो पांचों नदियों का संगम हो गया है ये पंजनद नाम से जानी जाती है। पंजनद का अर्थ भी होता है 5 नदियों का समूह। और ये आगे चलकर फाइनली मिठानकोट में, पाकिस्तान के मिठानकोट में इंडस रिवर सिस्टम में मिल जाती है। सिंधु नदी और उसकी 5 जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं इनको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था 1960 में, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी 1960 कहते हैं। ये समझौता भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद अयूब खान, इन दोनों के बीच में हुआ था। इस समझौते के तहत जो इंडस नदी है, झेलम नदी है, चिनाब नदी है, इन 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा और जबकि 20% जो पानी है वो भारत यूज़ करेगा। जबकि जो नीचे की नदियां रावी, ब्यास, सतलुज, इन तीनों का जो पानी है ये 80% भारत इसका यूज़ करेगा और केवल 20% इसका पाकिस्तान यूज़ करेगा। और आज हम गंगा रिवर सिस्टम की बात करेंगे। गंगा नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं ना, सबकी बात इस वीडियो में कर ली जाएगी। सबसे बेसिक चीज़ ये जानिए आप, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत और बांग्लादेश में ये फ़्लो करती है। भारत के उत्तराखंड से ये निकलती है, उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई है इसकी। उसके बाद बिहार में एंटर करती है, बिहार को 2 भागों में बांटती हुई झारखंड के जस्ट बॉर्डर से ये फ्लो करती है, तो झारखंड में सबसे छोटी लंबाई है इसकी। इसके बाद ये वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाती है। वेस्ट बंगाल में फ्लो करने के बाद ये बांग्लादेश चली जाती है और बांग्लादेश में आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। अब बात करते हैं गंगा नदी के उद्गम की। देखिए, उत्तराखंड के देवप्रयाग में इस नदी को गंगा नदी कहा जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा इसमें आकर मिलती हैं, उसके बाद ही इसका नाम गंगा होता है। तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी उत्तराखंड में एक जगह है गौमुख, जो गंगोत्री ग्लेशियर का सबसे आखिरी छोर है। गंगोत्री ग्लेशियर बहुत बड़ा ग्लेशियर है हिमालय का, 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2 से 4 किलोमीटर ये चौड़ा है ये ग्लेशियर। तो आप सोच सकते हैं इसके कारण कितना पानी जनरेट हो रहा होगा। उसके बाद भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले से होते हुए टेहरी नाम की जगह पर पहुंचती है, जहां पर इस पर एक बांध बना हुआ है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और आगे चलकर भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा को ज्वाइन करती है। अब अलकनंदा नदी के बारे में बात करते हैं। देखिए, इस नदी के रास्ते में 5 प्रयाग पड़ते हैं जो हिंदू धर्म में होली प्लेस माने जाते हैं, उन्हें भी याद रखना है। अलकनंदा का उद्गम सबसे पहले देखिए उत्तराखंड में जो ये सतोपंथ ग्लेशियर है यहाँ से इसका उद्गम होता है। यहीं बगल में बद्रीनाथ भी यहाँ स्थित है। उसके बाद पहला जो प्रयाग है विष्णु प्रयाग है, जहाँ पे अलकनंदा नदी में धौली गंगा आकर मिल जाती है। और दूसरा प्रयाग यहाँ पर नंद प्रयाग याद रखना आपको, यहाँ पे नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर कर्ण प्रयाग याद रखना है आपको, यहाँ पर पिंडर गंगा आकर मिलती है अलकनंदा में। फिर रुद्र प्रयाग याद रखना है, जहाँ पर मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है। और लास्ट में 5वें नंबर पर देव प्रयाग आपको याद रखना है, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी आकर मिलती हैं। और देव प्रयाग के बाद हमारी ये नदी गंगा नदी कहलाती है। देवप्रयाग के बाद गंगा नदी ऋषिकेश पहुँचती है और ऋषिकेश के बाद हरिद्वार पहुंचती है। याद रखिए, ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में शिवालिक हिमालय है, मतलब हिमालय पर्वत का जो सबसे दक्षिणी छोर है वो इसी के बीच में स्थित है। इसका मतलब ये हुआ हरिद्वार पहुंचते ही ये मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट बिजनौर ही पड़ता है और आगे चलकर कानपुर जो शहर है इसी नदी किनारे बसा हुआ है। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। और आगे चलकर प्रयागराज में इसमें यमुना नदी आकर मिल जाती है। प्रयागराज में एक जगह है त्रिवेणी संगम, यहाँ माना जाता है कि गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियाँ इसमें आके मिलती हैं। हालांकि फिजिकली गंगा यमुना ही स्थित है और सरस्वती नदी के बारे में कई मत हैं। कुछ मत ये कहते हैं कि बहुत पहले ये नदी यहाँ बहा करती थी, अभी विलुप्त हो गई है। और कुछ मत ऐसे हैं कि सरस्वती नदी जो है वो ज़मीन के नीचे से बहती है। और प्रयागराज से निकलने के बाद मिर्ज़ापुर पहुँचती है ये नदी। फिर बनारस शहर इसी किनारे बसा हुआ है, बनारस से होते हुए गाजीपुर पहुंचती है और गाजीपुर के बाद वो बिहार में एंटर करती है और पटना जो राजधानी है इसी किनारे बसी हुई है। और आगे चलकर झारखंड के बॉर्डर से होते हुए ये वेस्ट बंगाल में एंटर करती है। ये फरक्का जो जगह देख रहे हैं आप, इस फरक्का नामक जगह पर गंगा नदी 2 भागों में टूट जाती है। एक वेस्ट बंगाल में चली जाती है और एक बांग्लादेश में चली जाती है। जो बांग्लादेश में जाती है वो पद्मा कहलाती है और जो हमारे वेस्ट बंगाल में आती है इसे हुगली नाम से जाना जाता है। हुगली नदी आगे चलती हुई कलकत्ता जो शहर है हुगली नदी किनारे बसा हुआ है और आगे हल्दिया नामक जगह पर ये अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ये फरक्का जो जगह है ना, यहाँ पर एक फरक्का बैरेज बनाया गया है।
अब बात करते हैं बच्चों गंगा की सहायक नदियों की। सबसे पहले हम बात करेंगे जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब जो दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियाँ उनकी। और इनमें सबसे पहले देखेंगे यमुना नदी को, क्योंकि यमुना नदी पूरे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी आप कह सकते हैं। निकलती कहाँ से है? इसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और आगे चलकर ये उत्तराखंड के कलसी जो जगह है ना, यहाँ से होते हुए उत्तराखंड और हिमाचल बॉर्डर पर ये फ्लो करती है लगभग 30 किलोमीटर। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश हरियाणा के बॉर्डर पर ये फ्लो करती है 200 किलोमीटर लगभग। जब ये दिल्ली में पहुंच जाती है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती है, क्योंकि दिल्ली का जो वेस्ट वाटर है वो इसमें डिस्चार्ज हो जाता है, इसी कारण से बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती है। उसके बाद जो नोएडा है इसी के किनारे बसा हुआ है, ये आप जानते हैं नोएडा यूपी में है। यूपी का मथुरा, फिर आगरा, और आगरा के अंदर आप जानते हैं ताजमहल यमुना नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और आगे चलकर इटावा जो जगह है इसी के पास चंबल नदी इसमें आकर मिल जाती है। चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। 10 किलोमीटर आगे जाएंगे सिंध नदी इसमें आकर मिल जाती है, और आगे जाएंगे तो हमीरपुर के पास बेतवा नदी इसमें मिल जाती है, और फाइनली यमुना नदी प्रयागराज में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। बच्चों अब सोन नदी की बात करते हैं, जो दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदी है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक ये देख रहे हैं जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, उसी के दाईं तरफ से ये सोन नदी निकलती है। हालांकि छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से ये नदी निकलती है, उसके बाद ये मध्य प्रदेश में एंटर कर जाती है नदी। और बाणसागर बांध आपने ज़रूर सुना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। शाहदोल जगह है एक मध्य प्रदेश में, उसी के पास बाणसागर बांध इसके ऊपर बना हुआ है। फिर आगे चलकर यूपी में एंटर करती है, और यूपी में बच्चों एंटर करने के बाद एक रिहंद नदी है वो इसको ज्वाइन करती है, और रिहंद नदी पर एक रिहंद बांध भी बना हुआ है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। और ये हमारी जो सोन नदी है आगे चलकर बिहार झारखंड के बॉर्डर से होते हुए बिहार में एंटर करती है, और बिहार के पटना के पास गंगा को ज्वाइन कर लेती है। बच्चों अब बात करते हैं दामोदर नदी, जो एक सहायक नदी है। हालांकि ये हुगली की सहायक नदी है, लेकिन भैया हुगली भी तो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा से ही तो टूट कर आई हुई है। तो दामोदर नदी की बात करते हैं। झारखंड में लातेहार जिला है, इसी के पास से दामोदर नदी निकलती है, और ये पूरा रीजन आप देख रहे हैं ये छोटा नागपुर पठार का ही है। आगे पढ़ेंगे ही जब पठारों के बारे में पढ़ेंगे। और झारखंड के बोकारो से होते हुए ये वेस्ट बंगाल में दामोदर नदी एंटर करती है। तो वेस्ट बंगाल का आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान सब इसी के किनारे बसे हुए हैं, और कलकत्ता के दक्षिणी हिस्से में जाकर ये हुगली नदी में मिल जाती है। सौर ऑफ बंगाल किस नदी को कहा जाता है, अर्थात बंगाल का शौक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। अब गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों की बात करते हैं, तो सबसे पहले रामगंगा की बात आती है। ये रामगंगा नदी आप देख रहे हैं उत्तराखंड में दूधा टोली जो रेंज है ना, यहीं से ये निकलती है, और आगे चलती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ये होते हुए यूपी में एंटर करती है। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क याद रखिए, इसका रामगंगा नाम भी है, रामगंगा नेशनल पार्क नाम भी है इसका। उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन उत्तराखंड यूपी के बॉर्डर पर ये आ रहा है। उत्तर प्रदेश में जब रामगंगा एंटर करती है तो मुरादाबाद होते हुए कन्नौज के पास ये गंगा में मिल जाती है। इसके बाद जो सहायक नदी है वो गोमती नदी है। देखिए गोमती नदी उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला है पीलीभीत, वहीं पर एक गोमत ताल है, वहीं से ये नदी निकलती है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से होते हुए, सुल्तानपुर होते हुए, जौनपुर होते हुए बनारस से, जो बनारस शहर है उससे लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी में ज्वाइन कर लेती है। मेरे प्यारे बच्चों अब बात करेंगे घाघरा नदी की। घाघरा नदी गंगा नदी की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना के बाद। निकलती कहाँ से है? तिब्बत के अंदर एक ग्लेशियर है मापचा चुंग ग्लेशियर। देखिए ये मानसरोवर लेक मैंने बताया था आपको, उसी के दक्षिण में ये ग्लेशियर स्थित है। तिब्बत से आने के बाद ये नदी नेपाल में एंटर करती है। नेपाल में इसको कर्णाली नदी कहा जाता है, और नेपाल में ही ये दो भागों में भी टूट जाती है। एक का नाम गेरुआ पड़ता है, दूसरी का नाम कोरियाला, और ये उत्तर प्रदेश में जाकर दोनों नदियाँ मिल जाती हैं, और ये घाघरा नदी कहलाती है। थोड़ी दूर चलने पर एक और नदी इसमें आकर मिलती है, जिसे महाकाली या शारदा नदी भी कहा जाता है। अयोध्या घाघरा नदी के किनारे स्थित है। थोड़ा सा आगे चलेंगे राप्ती नदी आकर घाघरा नदी में मिल जाती है। गोरखपुर जो शहर है वो राप्ती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और हमारी ये जो घाघरा नदी आगे चलकर बिहार के छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अब बात करते हैं गंगा की एक और सहायक नदी की, जिसको गंडकी या गंडक नदी कहा जाता है, और नेपाल के अंदर इसको नारायणी नदी कहा जाता है। इसका उद्गम भी नेपाल के अंदर एक ग्लेशियर है, नुबाइन हिमल ग्लेशियर, वहीं से इसका उद्गम होता है। जब ये भारत में एंटर करती है तो ये उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर पर लगभग 30 से 35 किलोमीटर फ्लो करती हुई बिहार में एंटर कर जाती है। पटना से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा रिवर सिस्टम की आखिरी नदी की बात करेंगे, जिसका नाम है कोसी। हालांकि तिब्बत वाले इलाके से निकलती है, नेपाल में एंटर करती है। नेपाल में इसको अरुण नदी के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद बिहार में एंटर करती है। बिहार में इसको कोसी नदी कहा जाता है। और बिहार के अंदर कटिहार जिला में एक जगह है कुर्सेला, वहाँ पे गंगा नदी को ये ज्वाइन कर लेती है। नेपाल में जब ये फ्लो करती है ना, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और अचानक ही मैदानी क्षेत्र में आती है जब बिहार में, तो इसके पास इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, अर्थात इसके पास इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि इसके कारण बहुत सारी बाढ़ आया करती थी पहले। अभी बहुत सारे बांध इस पर बनाकर कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है। यह नदी अपना रास्ता परिवर्तन करने में बहुत ही विख्यात थी, इसलिए सौर ऑफ बिहार या बिहार का शौक कोसी नदी को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं सबको हम देखने वाले हैं पूरा डिटेल में। ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में ये 916 किलोमीटर बहती है। कुल 3 देशों में ये बहती है, तिब्बत में, फिर उसके बाद भारत में आती है, फिर बांग्लादेश में चली जाती है। तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी कहा जाता है और भारत के असम राज्य में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। भारत के 2 राज्यों में बहती है ये, असम में और अरुणाचल प्रदेश में। बात करते हैं उद्गम की, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। इसी के पास मानसरोवर झील भी है, पहले हम जिक्र कर चुके हैं। अब ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से जैसे ही नदी निकलती है तिब्बत में फ्लो होती है। पूरा रीजन आप जानते हैं हिमालय पर्वत का ही है और आगे चलती हुई एक बहुत बड़े गार्ज का निर्माण करती है जिसे सांगपो गार्ज भी कहा जाता है या दिहांग गार्ज भी कहा जाता है। और यहीं पर इस नदी को यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करना पड़ रहा है। ये यू टर्न जानते किस कारण ले रही है? यहाँ पर एक चोटी है नामचा बरवा चोटी, उसी को घूम कर ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। और अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका भी तिब्बत की तरह पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय रेंज है वहाँ पर। और जैसे ही असम में आती है और ये असम पूरा मैदानी क्षेत्र इसको मिल जाता है और इसके पास इतनी ज़्यादा तीव्रता होती है, वेलोसिटी होती है कि मैदानी क्षेत्र में इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी कारण से एक बहुत बड़े आइलैंड का भी निर्माण होता है जिसे माजुली आइलैंड या माजुली द्वीप भी कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ये नदी द्वीप है, इतना बड़ा है कि असम में एक जिला है ये। आगे चलकर बांग्लादेश में ये एंटर करती है और बांग्लादेश में पद्मा नदी में मिल जाती है। पद्मा कोई और नहीं, ये गंगा नदी ही है, बांग्लादेश में इसको पद्मा कहा जा रहा है। और बंगाल की खाड़ी में अपना पानी ये मिलकर गिराते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो कहा जाता है यहीं पर बनता है, बांग्लादेश और हमारे भारत के वेस्ट बंगाल वाले इलाके में। असम के 3 बहुत महत्वपूर्ण शहर इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी। अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करते हैं। सबसे पहले ये देखिए तिब्बत से एक नदी आ रही है जिसे लोहित नदी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम के अंदर ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और एक दिबांग नदी है, ये दिबांग जो घाटी है यहाँ से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर से निकलती है और असम में जाकर ये लोहित नदी में मिलती है। और लोहित नदी हम जानते ही हैं ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। याद रखिए लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है क्योंकि इसके रास्ते में लाल मिट्टी पड़ती है, उस लाल मिट्टी के कारण इसका कलर लाल हो जाता है। भूपेन हजारिका ब्रिज आपने सुना होगा, ये भी लोहित नदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ये ब्रिज अरुणाचल प्रदेश के ढोला को आसाम के अंदर एक जगह है सदिया, उसको जोड़ता है, इसीलिए इस ब्रिज को ढोला सदिया ब्रिज भी कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल अब यही है। 2017 में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसके बाद बाईं ओर से मिलने वाली एक और सहायक नदी है बूढ़ी दिहिंग, इसका नाम है। अरुणाचल प्रदेश से आती है और असम के अंदर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और एक और बाईं ओर से मिलने वाली बहुत महत्वपूर्ण नदी है धनसिरी नदी है, नागालैंड से आती है और असम के अंदर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और कोपिली एक नदी है जो मेघालय के अंदर, जो मेघालय पठार है वहाँ से आती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। दाईं ओर से मिलने वाली कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सुबनसिरी नदी की। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी यही है, तिब्बत से निकलती है अरुणाचल प्रदेश में आते हुए, उसके बाद असम में जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसके बाद नदी बात करेंगे मानस नदी है। मानस नदी प्यारे बच्चों ये भी तिब्बत से आ रही है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद ये भूटान में चली जाती है, फिर असम में आकर ब्रह्मपुत्र नदी में अपना पानी गिराती है। और असम के अंदर इस नदी के किनारे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम भी मानस नेशनल पार्क है, बहुत फेमस है। उसके बाद तीस्ता नदी की बात करते हैं। सिक्किम से इसका ओरिजिन होता है, वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र में अपना पानी गिरा देती है। ये थी सभी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र की वो। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में गोदावरी नदी और उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपकी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी हैं वो हम देखने वाले हैं। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये गंगा के बाद। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के अंदर एक ज़िला है नासिक, और नासिक ज़िले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से ही इसका उद्गम होता है।
महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना में एंटर करती है और तेलंगाना छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से होते हुए आंध्र प्रदेश में जाती है और बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है और डेल्टा का निर्माण भी करती है। गोदावरी की कुछ बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जैसे डरना नदी हो गई जो दाईं तरफ से गोदावरी नदी में मिलती है, परवरा नदी ये भी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है, मंजीरा ये भी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। अब बाईं ओर से वेन गंगा इसमें आकर मिलती है। याद रखिए एक नदी है पेन गंगा और वर्धा। पेन गंगा वर्धा का सम्मिलित जो पानी है पहले वेन गंगा नदी में मिलता है, तब वेन गंगा नदी गोदावरी नदी में मिलती है। इसके बाद इंद्रावती और सबरी हो गया। ये सभी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं गोदावरी की। एक प्राणहिता नदी के बारे में आपने सुना होगा। अभी हमने जो वेन गंगा, पेन गंगा और वर्धा नदी की बात की, इन तीनों के सम्मिलित रूप को प्राणहिता नदी कहा जाता है। गोदावरी नदी के किनारे ही नासिक के अंदर कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला तो हम जानते ही हैं कि 12 साल में एक बार लगता है। ये कुंभ मेला उज्जैन में भी लगता है, क्षिप्रा नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगता है और प्रयाग में गंगा यमुना का जहाँ संगम होता है वहाँ भी ये लगता है। नर्मदा नदी भारत के 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में और सबसे कम महाराष्ट्र में बहती है। उद्गम इसका कहाँ से होता है? अमरकंटक चोटी से इसका उद्गम होता है और ये अमरकंटक चोटी मैकाल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। और ये अमरकंटक चोटी जो है ना, एक ज़िला है अनूपपुर, वहीं पर यह स्थित है। और डिटेल में अगर बताऊँ, अमरकंटक चोटी पर एक नर्मदा कुंड है, वहीं से ये पानी आ रहा है। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है और इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में ये जो रिफ्ट वैली है उसी के अंदर ये बहती है और गुजरात के भरूच के पास खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है और वहीं पर एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। सबसे पहले यह मध्य प्रदेश में 1079 किलोमीटर चलकर उसके बाद मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर पर 35 किलोमीटर और गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर पर 39 किलोमीटर चलकर तब आगे गुजरात में एंटर करती है और 159 किलोमीटर ट्रैवल करके खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। नर्मदा की कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो सहायक नदियाँ हैं, सबसे पहले देखते हैं बाईं ओर से कुछ मिलने वाली सहायक नदियाँ। ये बंजर हो गया, शेर हो गया, शक्कर हो गया, दूधी हो गया, तवा हो गया, गंजल हो गया, गोई हो गया, करजन हो गया। और दाईं तरफ से इसमें हिरन आकर मिलती है, तेंदोनी आकर मिलती है, बरना, कोलार, हथनी और सांग, ये सभी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की। 2 बहुत फेमस वाटरफॉल हैं जो नर्मदा नदी के कारण बने हुए हैं, कपिल धारा वाटरफॉल और धुआंधार वाटरफॉल, दोनों ही मध्य प्रदेश में हैं। नर्मदा नदी पर कुछ महत्वपूर्ण बांध भी बनाए गए हैं, जैसे सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में है, ओमकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में है, बरगी डैम ये भी मध्य प्रदेश में है और महेश्वर डैम जो है ये भी मध्य प्रदेश में है। भारत का एक मंदिर आपने सुना होगा, ओमकारेश्वर मंदिर, बहुत फेमस प्रसिद्ध मंदिर है, ओमकारेश्वर धाम कह दिया जाता है। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से ये एक है, ये भी इस नर्मदा नदी के किनारे है मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, जो 3 साल 3 महीने 13 दिन में पूरी की जाती है। ये परिक्रमा अगर शुरू करनी है या तो आप अमरकंटक से शुरू कर सकते हैं या ओमकारेश्वर जो धाम है यहाँ से शुरू कर सकते हैं और दोबारा से घूमकर उसी जगह पर आएंगे आप, तो आपकी ये परिक्रमा पूरी मानी जाएगी। ताप्ती नदी और उससे संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी परीक्षा के लिए, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अंदर एक ज़िला है बैतूल ज़िला, उसी ज़िले के अंदर एक जगह है मुल्ताई, ये पठारी क्षेत्र है। इसी मुल्ताई नामक स्थान से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। नर्मदा की तरह ये भी भ्रंश घाटी में बहती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो आपने पढ़ी थी ना, उसी के दक्षिण में ये बहती है। ये भी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नर्मदा नदी के बाद इसी का नंबर आता है लंबाई के मामले में, मतलब दूसरे स्थान पर यही है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है वो नर्मदा है और ताप्ती दूसरे नंबर पर आती है। ताप्ती नदी भी अपना पानी खंबात की खाड़ी में गिराती है और वहीं पे एस्चुरी का निर्माण करती है, मतलब अपने साथ जो भी अवसाद लाती है ये समुद्र में गिरा देती है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ जैसे पूर्णा, बाघुर, बोरी और गिरना है। काकरापारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है गुजरात के अंदर, ये ताप्ती नदी के किनारे ही है। और उकाई बांध ये भी गुजरात के अंदर है, इसी ताप्ती नदी के ऊपर सूरत के पास। और सूरत शहर भी बच्चों इसी ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। कृष्णा 3rd लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है, मतलब गंगा और गोदावरी के बाद तीसरी सबसे लंबी भारत की नदी कृष्णा ही है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के अंदर एक ज़िला है सतारा,
उसी ज़िले के अंदर महाबलेश्वर से ही इसका उद्गम होता है। कृष्णा की कुछ सहायक नदियाँ जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, जैसे दाईं ओर से यहाँ पर देख रहे हैं कोयना नदी आकर मिलती है। कोयना नदी के ऊपर कोयना बांध भी बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पंचगंगा नदी भी दाईं ओर से कृष्णा में मिल जाती है। और उसके बाद दूध गंगा नदी आपने सुना होगा, ये भी दाईं ओर से मिलने वाली नदी है। घाट प्रभा नदी, ये भी दाईं ओर से कृष्णा में मिलती है। माल प्रभा नदी, ये भी दाईं ओर से मिलती है। और बहुत इंपॉर्टेंट तुंगभद्रा नदी, जो दो नदियों के संगम से मिलती है, तुंग और भद्रा, और ये मिलने के बाद तुंगभद्रा नाम से जानी जाती है, और ये दाईं ओर से कृष्णा में मिल जाती है। उसके बाद बाईं ओर से दो बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। भीमा नदी, ये बाईं ओर से मिल रही है कृष्णा में, और जो सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कह सकते हैं कृष्णा की, ये भीमा नदी है। मूसी नदी, हैदराबाद जो शहर है ये मूसी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। इसके बाद डेल्टा बनाती हुई कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। नागार्जुन सागर डैम, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है, बहुत फेमस बांध है ये। श्रीसाइलम बांध, ये भी आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बॉर्डर पर है और कृष्णा नदी के ऊपर, ये भी बहुत फेमस है परीक्षा की दृष्टि से। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु इन दो राज्यों में बहती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। उद्गम इसका कर्नाटक के अंदर एक जिला है कुर्ग जिला, जिसे कोडेगू जिला भी कहते हैं। उसी जिले के अंदर जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं, यहीं से इसका उद्गम होता है। और डिटेल में बताऊँ तो यहाँ पे एक जगह है ताल कावेरी, यहीं से ये नदी निकलती है। तमिलनाडु में जाने के बाद बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए ये अपना पानी गिरा देती है। इसकी कुछ बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं, जैसे हेमवती नदी है, काबिनी नदी है, भवानी नदी है, अमरावती नदी है। तो बहुत फेमस जलप्रपात भी याद रखने हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात जो कर्नाटक में पड़ता है, और दूसरा होगेनकल वाटरफॉल जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ता है। कृष्णा सागर बांध और मेट्टूर बांध, ये बहुत फेमस बांध है जो कावेरी नदी के ऊपर है। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहने वाली नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के अंदर सिहावा से होता है, और यह नदी उड़ीसा के कटक के पास जाकर डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। इसकी टोटल लंबाई 851 किलोमीटर लगभग है। हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध है, वो इसी नदी के ऊपर बना हुआ है और उड़ीसा राज्य में है। बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो आपको याद रखनी है: शिवनाथ, हसदेव, मांड, जोक और तेल। दूसरी नदी है लूनी नदी, इसे लवण नदी भी कहा जाता है। राजस्थान में अजमेर के पास से ये नदी निकलती है। इस नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है। और लूनी नदी गुजरात में जाने के बाद कच्छ के रण में जो दलदली स्थान है वहाँ विलुप्त हो जाती है, अर्थात ये समुद्र तक नहीं पहुँच पाती। साबरमती नदी, इस नदी का उद्गम राजस्थान में होता है और गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। अहमदाबाद जो शहर है गुजरात का, ये साबरमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अंदर विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। माही नदी की लंबाई 553 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में जाने के बाद यू टर्न लेकर ये गुजरात में एंटर करती है और खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी है। वीडियो अगर पसंद आया हो बच्चों, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कंप्लीट जियोग्राफी का एनिमेटेड कोर्स देखने के लिए हमारे चैनल को